हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। माय नेम इज़ ईशांत और जैसा कि आप सभी को पता है हम क्लास 8 की ह्यूमैनिटीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज का हमारा जो चैप्टर है वो है क्लास 8 हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं 1870 और 1947। 1947 यानी कि जो इंडिया फ्री हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ मीनिंग, जिस तरीके से इंडिया को फ्री करवाने के लिए या इंडिया को फ्री होने के लिए जो जो भी अटेम्प्ट्स लेने पड़े या जिन जिन भी जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे उनका क्या रोल था इसमें, इन सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो गांधी थे, महात्मा गांधी, उनकी क्या फिलॉसफी थी इन सब चीज़ों को लेकर के और किस तरीके से उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो कांग्रेस थी, ठीक है, उनके बारे में चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो हम जानते हैं कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर आए, इंडिया के ऊपर अपना डोमिनेंस जो है वो जमाते हैं, डोमिनेंस को क्रिएट करते हैं। फिर ज़मींदारी सिस्टम उनको मिलता है, ज़मींदारी सिस्टम जब उनको मिलता है तो उनका जो ट्रेड है वो अच्छे से बढ़ जाता है। लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री की बात है, ठीक है, लाइक हिस्ट्री का एक पुराना फेज हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ में जो चीज़ें थी वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो कैसे होता है, जैसे कि जो रूलर्स हैं और जो नोबल्स हैं, ठीक है, यानी कि हायरार्की सिस्टम बना हुआ था जिसमें रूलर्स और नोबल्स जो हैं वो हायरार्की में सबसे टॉप पे आते थे। लाइक फॉर एग्जांपल किंग्स हो गए, उसके बाद नोबल्स हो गए, उस तरीके से। ठीक है, उन्होंने अपने किंगडम्स को लॉस कर दिया, उसी के साथ में जो पावर थी, जो पेंशन है, जो रेस्पेक्ट है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिश के एनेक्सेशन के साथ में लॉस्ट होती गई। और उनकी जो पॉलिसीज़ थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ थी, जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ थी या अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें कई चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। उसी के साथ में जो सोसाइटी की एक और जो कैटेगरी थी, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, वो भी परेशान थे। और उनकी परेशानी के क्या रीजंस थे? हैवी टैक्सेस, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो भी टैक्सेस लग रहे थे वो जो पीजेंट्स हैं वो उनको अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं डिनाई होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ में जो उनका रेवेन्यू है वो बिल्कुल जीरो है, और उसी के साथ में उनको जब हैवी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स को फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनकी जो लैंड है उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यानी कि उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, वो राइट्स उनको सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, हैवी टैक्सेशन सिस्टम उनको देना पड़ रहा है। और इन सब के बाद भी जो उनकी कंडीशंस हैं उनके अंदर कोई भी सुधार नहीं देखने को मिलता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेस्ट एंड लाइवहुड, पीजेंट्स के साथ साथ में जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स यानी कि ऐसे लोग जो फॉरेस्ट के नियर या फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, ठीक है, उनके लाइवहुड्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था या ब्रिटिश टाइम पीरियड रहा उसमें हमको देखने को मिलता है, जिस वजह से रूलर्स और नोबल्स जो थे, उनके बाद पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे, वो भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ हो गए। अब आती है थर्ड कैटेगरी, आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिलहाल प्रेजेंट के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है, हम 4th रैंक पे आते हैं। लेकिन पास के टाइम पे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट ही इकोनॉमी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमारे सामने था। लेकिन वो जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश की जो फैक्ट्रीज थी, ब्रिटिशर्स अब अपने ट्रेड को अच्छे तरीके से जमा चुके थे, और उसी के साथ में जो उनके फैक्ट्री गुड्स हैं और उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो लागू करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं और पॉलिसी के साथ में जो अपना फैक्ट्री गुड्स है, ठीक है, उसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ में जो इंडियन का ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आती है, और जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ नज़र आता है। तो जो थर्ड पर्सन थे, आर्टिशंस और क्राफ्टमैन, यानी कि बेसिकली जो बिजनेसमैन थे,
वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। फिर एजुकेटेड इंडियन एक्सक्लूडेड फ्रॉम हायर एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज वर डिस्क्रिमिनेटरी एंड रेशियली बायस्ड। यानी कि जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो हायरकी थी, जो पावर थी, जो पोजीशन थी, वो सारी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था। यानी कि इंडिया का कोई भी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत अच्छी पावर में, बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं था उस टाइम पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जिनको लगता था कि वो एजुकेटेड हैं और अपनी जो अथॉरिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास वो पोजीशन, वो पावर नहीं होने की वजह से एक और ग्रुप है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाता है। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, इंटरफेरेंस इन कस्टम्स, कास्ट इश्यूज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्रिएटेड रिसेंटमेंट। यानी कि अब क्या होता है, जो सोशल और रिलीजियस ग्रुप थे, पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है, ब्रिटिशर्स का चल रहा है। जो सोशल चीज़ें हैं, जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो आर्ट है, जो ट्रेडिशन है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नजर आ रही है। और इन सब के चलते जो कस्टम के अंदर इंटरफेरेंस था, कास्ट से बेसिस, कास्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज थे, और उसी के साथ में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, हम राजस्थानी ने 18th सेंचुरी के टाइम पे पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ ले करके आ रहे थे, उनके जो कास्ट या उनका जो रिलीजन था उनसे हटा करके क्रिश्चियनिटी की तरफ ले करके आ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं रिलीजन प्रैक्टिसेस जो थी वो भी एक रिसेंटमेंट का कारण बनती है। यानी कि लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म का आइडिया आ रहा था, या फिर इंडिया को फ्री करवाने का जो आइडिया आ रहा था, या फिर 1857 जैसी जो रिवॉल्ट होते हैं, उन सब के रिजल्ट्स या उन सब के रीजंस जो थे वो हमारे सामने यहाँ पर हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से एक जगह पे गैदर होते हैं और फिर अलग अलग एक्ट को पास करते हैं। ठीक है, और हर किसी का अलग अलग तरीका था, कोई न्यूज़पेपर से अपनी बात कह रहा है, कोई म्यूजिक के थ्रू अपनी बात कह रहा है, कोई आर्ट के थ्रू अपनी बात कह रहा है। ठीक है, उसी के साथ में जो पीजेंट्स थे वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्राइबल्स जो हैं वो फॉरेस्ट को कवर करके जो अपना हक है उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसी के साथ में जो आर्टिशंस और क्राफ्टमैन्स हैं वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो ये फेज चल रहा है उसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो डोमिनेंस पे हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस तरीके से टॉप पे हैं, और पूरा इंडिया अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी लोग जो हैं वो यूनाइटेड नहीं है। अब आगे चल के हमको क्लास में अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से सब इकट्ठे होते हैं, और फिर 1870 का जो टाइम पीरियड था उससे लगा करके 1947 के टाइम पीरियड तक में किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस को ले लेते हैं। ठीक है, अब है द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, यानी कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल पीरियड का जो पार्ट है वो इंडिया कई सालों तक रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपनी जो मोनोपोली है, अपना जो ट्रेड है, अपना जो डोमिनेंस है वो अच्छे से जमा रखा था। और उन्हीं सब के चलते जब नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इंडियन लोगों के दिमाग में आती है, तो अब वो चाहते हैं कि इंडिया पूरी तरीके से एक सोवरेन कंट्री बने, लाइक अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लिबर्टी हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो उनके राइट्स हैं, ठीक है, जिनका एबोलिशन ब्रिटिशर्स करते हुए आ रहे थे, अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया नहीं चाहता था, या इंडिया के लोग नहीं चाहते थे। वो अब एक ऐसा नेशन चाहते थे जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ अच्छी तरीके से रन करे। नेशनलिज्म डेवलप विद द आइडिया दैट इंडिया बिलोंग टू, यानी कि नेशनलिज्म क्या हो सकता है? नेशनलिज्म जो है वो इंडिया के लिए सभी लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और जेंडर, इनके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इन सबको साथ में लेकर के एक सॉवरेन कंट्री का जो ड्रीम है वो देखना ही नेशनलिज्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नेशनलिज्म है वो अगर आइडिया डेवलप हो रहा है तो वो क्या बताता है? जो इंडिया है वो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है? इंडियन से। यानी कि जो इंडिया है वो इंडियंस का है, यानी कि हम लोगों का है, और हम उन सभी लोगों के साथ में किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हुए इन सबको साथ में लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास हो गई, ठीक है, हायर क्लास से है, मिडिल क्लास से है, लोअर क्लास से है। कास्ट हो गई, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है। इंडिया जो है डाइवर्सिफाइड एरिया है, तो लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा अलग अलग बोली जाती है। और जेंडर, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी जेंडर हो, ठीक है,
इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इनके बेसिस पे सिर्फ एक चीज़ होगी और वो होगी यूनिटी। ठीक है, और जब यूनिटी होगी तब ही जो नेशनलिज्म है, उस नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो ग्रो कर सकती है। ठीक है, आ गया चीज समझ में यहाँ तक? People realized that British control over Indian resources and leaves prevented Indians from being truly for Indians। ठीक है, तो यानी कि अब तक जो लोग थे, अब तक लोगों को लग रहा था कि जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के सारे रिसोर्सेज थे, चाहे वो सोशल रिसोर्सेज से, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, चाहे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज से, किसी भी तरीके से पॉलिटिकली जो है ब्रिटिशर्स बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेंस कर रहे हैं। इंडिया के पास अपना कोई एक तरीके का पर्पज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन के पास बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। ठीक है, इंडियन के पास बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। ठीक है, उनके पास किसी भी तरीके की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इन सब चीज़ों के चलते डोमिनेंस कौन कर रहा है? ब्रिटिश कर रहा है और ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। और जब ब्रिटिशर से डोमिनेंस करते हैं तो एक चीज़ हमको अच्छे से पता होती है कि जब लाइफ में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेट होती हुई नज़र आती है तो वो फिर डिक्लाइन भी बहुत जल्दी हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होता जा रहा था। अलग अलग एक्ट थे, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और अलग अलग चीज़ों को इतनी बुरी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था जिनसे जो लोग थे इंडिया के वो कहीं ना कहीं नुकसान में थे। और इसी वजह से जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है कि इंडिया जो है वो इंडियंस का है, हम लोगों का है और हम उसको सोवरेन बनाना चाहते हैं, ये जो आइडियोलॉजी है वो ग्रो करना स्टार्ट होती है। पॉलिटिकल associations after 1850 especially in the 1870 to 1880s time period express this growing national consciousness। ठीक है, यानी कि दो टाइम पीरियड आपको याद रखने, 1870 टू 1880s का जो टाइम पीरियड था और 1850 के बाद का जो टाइम पीरियड था। यानी कि 1850 के बाद का टाइम पीरियड तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ईयर याद आएगा 1857। 1857 का रिवॉल्ट हमने पढ़ा है। और उसी के बाद में जब 1857 का रिवॉल्ट होता 15 का रिवॉल्ट होता है और 1870 से 1880s का जो टाइम पीरियड आता है उसके अंदर जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है या जो लोग हैं वो अब यूनाइटेड होके अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे हैं। लाइक अलग अलग रीजन्स हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग रीजन्स हैं। इस रीजन में कोई अलग लोग लड़ रहे हैं, इस रीजन में कोई अलग लोग लड़ रहे हैं। लेकिन 1870 से 1880 का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर जो ये आइडियोलॉजी की थिंकिंग है वो पूरी तरीके से स्प्रेड होती हुई नजर आ रही थी इंडिया के अंदर। दिस एसोसिएशन वर लीड मेनली बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशंस, पर्टिकुलरली लॉयर्स। ठीक है, यानी कि जो लॉयर्स थे इंडिया के, हमने समझा अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे थे और उसी के साथ में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे। और उसी के साथ में कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स भी थे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, और उसी के साथ में इंडियंस पर्टिकुलरली जो लॉयर्स थे वो क्या कर रहे थे, इन लोगों को नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में नॉलेज दे रहे थे या किसी भी तरीके से अगर वो रिवॉल्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हैं तो कहीं ना कहीं वो ये लोग जो हैं वो उनकी हेल्प कर रहे थे। ठीक है, ग्रुप्स लाइक पुना सार्वजनिक सभा वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल इंडियन एंड प्रमोटेड पीपल सॉवरेनिटी। अब ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, एक पर्सन है, एक पर्सन के दिमाग में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है, लेकिन एक पर्सन पूरी ब्रिटिश आर्मी से तो नहीं लड़ सकता क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, चाहे वो अलग अलग रिसोर्सेज में हैं, चाहे पॉलिटिकल रिसोर्सेज में हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एक नहीं कर सकता। इसी वजह से अलग अलग जो ग्रुप हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूना के अंदर जो बना वो कौन सा था, सार्वजनिक सभा। अब सार्वजनिक सभा के अंदर दो वर्ड हैं, सर्व, ठीक है, और जनिक। सार्वजनिक, तो सर्व का मतलब होता है सभी, यानी कि यहाँ पे ऑल इंडियंस के लिए ये बात कही गई है। ठीक है, ऑल इंडियंस के लिए ये बात कही गई है। और जो जनिक है यानी कि पीपल, ठीक है, जनिक यानी कि पीपल, यानी कि इन सभी लोगों के लिए नाम क्या रख दिया ग्रुप का, सार्वजनिक सभा। कहाँ पे, पूना के अंदर। और ये क्यों बनी थी, वेलफेयर ऑफ इंडियंस, यानी कि इंडियंस के लिए जो वेलफेयर है, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर हम लड़ रहे हैं तो उसमें जो इंडियन का वेलफेयर है उसको प्रमोट किया जाएगा। और उसी के साथ में हम जो सॉवरेनिटी का ड्रीम लेकर चल रहे हैं, जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। और लास्टली जो है
हम क्या करेंगे, इंडिया को पूरी तरीके से एक सोवरेन कंट्री, एक फ्री कंट्री बना लेंगे। ठीक है। ब्रिटिशर्स रिप्रेसिव लॉ लाइक आर्म एक्ट 1878। अब आर्म्स एक्ट कब आया था, तो आपको एक पर्टिकुलर ईयर याद रखना है, 1878 का। ठीक है। ये क्या था कि जो इंडियंस थे उनके पास जो आर्म्स रखने की जो राइट्स थे उनको छीन लिया गया था। वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट 1878 इंक्रीज इंडियन डिससेटिस्फेक्शन, और वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर आया, वो क्या था कि जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इंडियंस हैं तो इंडियंस क्या करेंगे, इंडियंस न्यूज़पेपर के थ्रू या अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू या फिर मंच से किसी भी एक बड़े से क्राउड को लीड करते हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ स्पीच दे रहे हैं या न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ आर्टिकल को लिख रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें थी वो इस एक्ट के अंदर पूरी तरीके से बंद कर दी गई। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं अब वो किसी भी तरीके की ऐसी प्रेस एक्ट को अलाउ नहीं करेंगे। और यही बहुत बड़ा रीजन था कि जो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है या जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के और अगेंस्ट में होते हैं कि इस तरीके से एक्ट आपने इम्पोज कर दिए। ठीक है। तो उनकी जो लिबर्टी है, उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं एबॉलिश होते हुए हमको नजर आ रहे थे। ठीक है। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 एक्सपोर्ट ब्रिटिश रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एंगर्ड इंडियंस। ठीक है। उसी के साथ में एक और इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी आती है जो 1883 के अंदर आती है, और ये ब्रिटिशर्स का एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था जिसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ और गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। 1885 के पर्टिकुलर ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, और ये क्या करती है, जो भी एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको यूनाइट करने का काम करती है। और उसी के साथ में ये ऑल इंडिया के जो प्लेटफॉर्म्स थे, अलग अलग जगह पे जाके जो भी इंडियंस लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े हुए हैं, जिनको प्रेजेंट की सिचुएशन में, उस टाइम की प्रेजेंट सिचुएशन क्या हो सकती थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हमको ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे राइट्स हैं उनकी डिमांड करनी है, जो हमारी सॉवरेनिटी है उसकी डिमांड करनी है, या इंडिया को फ्री बनाना है, इन सारी चीज़ों की डिमांड जो थी वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो गई थी। कौन कर रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी। पर्टिकुलर ईयर कौन सा था, 1885 के अंदर, जब ये एजुकेटेड इंडियंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूनाइट करने का काम स्टार्ट कर देती है। ठीक है। उसी के साथ में आता है अ नेशन इन द मेकिंग, यानी कि अब जो है वो राष्ट्र बनने की राष्ट्र जो है वो बनना स्टार्ट होता है। इन द फर्स्ट 20 ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉलो मॉडरेट एम्स एंड मेथड्स। मॉडरेट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा रेडिकल नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, यानी कि जो कांग्रेस है वो मॉडरेट एम्स को फॉलो करते हुए, यानी कि मॉडरेट एम्स बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं हो सकते, एक बीच का रास्ता लेते हुए जो है वो कहीं ना कहीं कुछ मेथड्स और कुछ एम्स को टारगेट कर रही थी। वो क्या डिमांड कर रही थी, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी कि अभी हमने समझा कि जैसे ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अलाउ करते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को ही अलाउ करते थे। तो कांग्रेस की क्या डिमांड थी, जब कांग्रेस बनी 1885 के अंदर और ये सारी डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग पार्टिसिपेशंस करवा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एजुकेटेड इंडियंस का, तो ये क्या डिमांड कर रहे थे कि जो भी गवर्नमेंट है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किसका था, ब्रिटिशर्स का था। तो ये जो ब्रिटिशर्स और जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर जो पार्टिसिपेशन है इंडियंस का, वो भी जो है होना चाहिए, ये डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कांग्रेस वांटेड रिप्रेजेंटेटिव एंड पावरफुल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन ऑल प्रोविंसेस। कांग्रेस क्या चाहती थी, जो रिप्रेजेंटेटिव पावरफुल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वो सारे प्रोविंसेस के अंदर उनका एक सेटअप हो, और उसी के साथ में जो इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी होने चाहिए, और उसी के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होनी चाहिए जो भी अलग अलग प्रोविंसेस है। यानी कि इंडिया का इस टाइम पे इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। इंटीग्रेशन हम समझते हैं ना, कि जिसे भी अलग अलग मर्ज स्टेट्स थे उनको एक कर दिया गया था, और फिर हमने पूरे एक राजस्थान को बनाया था। ठीक है, और उस पूरे राजस्थान के बाद हमने इंडिया को बनाया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कब होती है, जब नेशन बनेगा, और नेशन बनाने के लिए सबसे पहले है आपका गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन। उसी के साथ में रिप्रेजेंटेशन के साथ में आपके पास आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, आपके पास अपनी गवर्नमेंट का कुछ पार्ट होना चाहिए जो ये डिबेट कर सकता है, जो ये डिमांड कर सकता है।
ठीक है। तो अलग अलग प्रोविंसेस यानी कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे या जो भी हायर प्रोविंसेस थे, लाइक बंगाल हो गया जो कि बहुत अच्छी तरीके से अच्छे प्रोविंसेस में काउंट किया जाता था, फॉर एग्जांपल जैसे कि उसकी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छी थी, तो उसी के साथ में कोई डीम प्रोविंसेस भी रहे होंगे। तो ये सारे प्रोविंसेस के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर वो सेटअप होती है, तो जो नेशनलिज्म का आइडिया है, जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है, वो धीरे धीरे सब ग्रुप के अंदर क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इसी के साथ में जो यूनिटी है, जो सोवरेनिटी है या नेशन की मेकिंग की जो प्रोसेस है, वो बन के हमारे सामने आएगी। It asks for Indianization of administration and civil service exams to be held in India. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं लाइक यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिनके अंदर हायर अथॉरिटी के जो मेंबर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, उनको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो वो जो है वो ब्रिटिशर्स की देन है। ठीक है। उनको इम्पीरियल सर्विसेज भी बोला जाता था पहले। वो जो सर्विसेज हैं वो इंडिया के अंदर भी हों और उनके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो इंडियन लोगों का भी हो। ठीक है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, और उसी के साथ में अगर सिर्फ उसमें ब्रिटिशर्स रहेंगे तो वो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उस पूरी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो डोमिनेंस है उसको जमा के रखेंगे। लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर इंडियन लोग भी हैं, ठीक है, इंडियन लोग भी हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिबेट कर सकते हैं। ठीक है। या अपनी राइट्स की डिमांड कर सकते हैं, अपने राइट्स की क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और जब ये सारी चीजें होंगी तो ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा डोमिनेंस कम होगा, और उसी के साथ में क्या होगा, जो इंडियन है, जो नेशनल मेकिंग की प्रोसेस है, जो नेशनलिज्म का आइडिया है, जो सॉवरेनिटी है, वो कहीं ना कहीं ग्रो होगी। ठीक है। दिस डिमांड चैलेंज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एम टू रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। बट ब्रिटेन के सामने क्या प्रॉब्लम्स थी, यानी ब्रिटिशर्स की क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत वाइडली इस ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में थे। ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो उनका वेल्थ था, यानी कि जो उनकी सैलरीज थी, ठीक है, सैलरीज थी, वो कहीं ना कहीं वो अपने यूज़ के लिए या यूरोप में जो अपनी फैमिलीज हैं उनके पास ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन जैसे ही इनके अंदर इंडियंस का इंट्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनकी वेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इस पूरी जो फिलोसॉफी है कांग्रेस की, कि इंडियनाइजेशन हो, जो सिविल सर्विसेज है वो इंडिया के अंदर हो, या जो भी रिप्रेजेंटेशन है इंडियंस का वो भी आपकी काउंसिल्स के अंदर हो, प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें इंडियंस हो, इन सब के अपोज में थे ब्रिटिशर्स। ठीक है। कांग्रेस रेज इकोनॉमिक इश्यूज। अब कांग्रेस उसी के साथ में क्या करती है, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज को भी रेज करती है, जैसे कि हाई लैंड रेवेन्यू, जो आपको पता होगा लगान देना पड़ता था, जो भी लैंड थी उस पर 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इस तरीके के जो रेवेन्यू सिस्टम थे, जो टैक्स सिस्टम थे। ठीक है। उसी के साथ में जो फेमाइंस थे, यानी कि अकाल की सिचुएशन भी आ रही थी। अब पीजेंट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं। ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों है, क्योंकि हाई इम्पोज टैक्स जो था वो पीजेंट्स के ऊपर लगा के रखा था। जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है और आपको टैक्स उतना ही देना है, जिसकी वजह से वो लैंड को अबेंडन करके चले जाते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाती थी। एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगी तो अनाज ग्रो होगा ही नहीं, अनाज जब ग्रो नहीं होगा तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। और इन्हीं सब के चलते जो फेमाइंस हैं, वैसी सिचुएशन आपके सामने देखने को मिलती है। सॉल्ट टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस टाइम पे, सॉल्ट टैक्स लिया जाता था, और उसी के साथ में मिलिट्री स्पेंडिंग, यानी कि अब जो टाइम पीरियड है वो ऐसा टाइम पीरियड आ गया था जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जिसमें हमारी मिलिट्री जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के डोमिनेंस के थ्रू दूसरे वर्ल्ड वॉर की जो फाइट है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो उन सब के अंदर जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स थी वो हमारे ही पैसों से जा रही थी, लेकिन उसको डोमिनेट कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। इट सपोर्टेड पीजेंट्स, वर्कर अब्रॉड एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नॉट ओनली एलिट ग्रुप्स। ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें थी उनमें पीजेंट्स, वर्कर, ठीक है, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे और जो भी एलाइट ग्रुप थे वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। यानी कि अब नेशन मेकिंग की एक प्रोसेस है, नेशन मेकिंग की प्रोसेस यानी कि सोवरेनिटी की प्रोसेस, इंडिया को पूरी तरीके से फ्री करना है।
जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। कांग्रेस जो है वो भी मॉडरेट स्ट्रक्चर पे अपनी जो बातें हैं उनको रख रही है, और इन सब के चलते जो भी पीजेंट्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं अब्रॉड, बाहर जो प्रोविंसेस में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट में काम कर रहे हैं, वो आते हैं, वो इंट्रोड्यूस होते हैं और नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। Moderate leaders spread awareness through newspapers, speeches and petitions behaving in peaceful reforms। तो अभी हमने समझा कि कोई न्यूज़पेपर के थ्रू, कोई म्यूजिक के थ्रू, कोई आर्ट के थ्रू, कोई ट्रेडिशन के थ्रू, जैसा कि हम 1857 के रिवॉल्ट में पढ़ते हैं कि जो बहुत सारे, जब रिवॉल्ट होता था तो रिवॉल्ट के लिए जब बहुत सारे लोग गैदर होते थे तो उस टाइम पे म्यूजिक के थ्रू या आर्ट के थ्रू उनके अंदर रिवॉल्ट को करने के लिए, या जो रेबेलियन की जो थिंकिंग है उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारे लोग म्यूजिक के थ्रू, आर्ट के थ्रू उनकी हेल्प करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी थे, मॉडरेट लीडर्स, यानी कि मॉडरेट लीडर्स जो कि कांग्रेस जिस टाइप की थिंकिंग के थ्रू नेशनलिज्म को बना रही थी, वो क्या कर रहे थे, अवेयरनेस को फैला रहे थे, लेकिन अवेयरनेस कैसी, न्यूज़पेपर के थ्रू। लाइक न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के अंदर एक कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है, इस तरीके से ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में है, तो कई बार इनके ऊपर भी फाइन लगा दिया जाता था, कोई एक्ट ला के इनको रोक दिया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उनके राइट्स का। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। उसी के साथ में बहुत सारे मॉडरेट लीडर स्पीचेस के थ्रू मंच से बहुत सारे लोगों को गैदर करके स्पीच दे रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं उनके डोमिनेंस से इंडिया को फ्री करवाना है। उसी के साथ में पिटिशंस, उसी के साथ में बिलीविंग इन पीसफुल रिफॉर्म्स, और कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे जो पीसफुल रिफॉर्म्स की जो आइडियोलॉजी थी, जो प्रिंसिपल्स थे, उनके ऊपर काम कर रहे थे। फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, ठीक है, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो एक फेमस स्लोगन देते हैं, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये किसने दिया है, बाल गंगाधर तिलक, जिनकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1890s का जो टाइम पीरियड था उसमें रेडिकल लीडर्स जो थे, रेडिकल लीडर्स मीन्स कांग्रेस मॉडरेट तरीके से काम कर रही थी, रेडिकल लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट इंप्रूवमेंट चाहते थे। फास्ट इंप्रूवमेंट का मतलब जिस तरीके से न्यूज़पेपर के थ्रू आप कर रहे हैं, स्पीचेस के थ्रू आप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो भी मानते थे, लेकिन वो इसमें इम्प्रूवमेंट फास्ट चाहते थे, इसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों में थोड़ा सा जल्दी देखने को मिले, और ये जो भी रिवॉल्ट की या नेशनलिज्म की या नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो पूरे इंडिया के अंदर जल्दी ग्रो करे, ठीक है। यानी कि पूरे इंडिया को यूनाइट करके बहुत जल्दी से नेशनलिज्म को हमको बनाना है, एक नेशन को बनाना है, इंडिया को बनाना है, ठीक है। तो जो रेडिकल लीडर्स थे वो मॉडरेट मेथड जो थे कांग्रेस के, उन पे कई बार क्वेश्चंस भी करती थी, ठीक है। लीडर्स कौन कौन से हो गए रेडिकल लीडर्स, बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए और लाजपत राय हो गए। वो जो थे उन्होंने स्ट्रॉन्गर एक्शन के ऊपर बिलीव किया, स्ट्रॉन्गर एक्शन यानी कि फास्ट इम्पैक्ट पे, और कांग्रेस का आइडिया कैसा था, मॉडरेट टाइप का मेथड था, ठीक है। रेडिकल रिजेक्टेड प्रेयर्स एंड पिटिशन एंड स्ट्रेस्ड सेल्फ रिलायंस एंड स्वराज। तो रेडिकल्स लीडर जो थे, जो फास्ट इम्पैक्ट चाहते थे, वो कांग्रेस का जो मॉडरेट मेथड था प्रेयर और पिटिशंस का, यानी कि आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं या पिटिशंस दे रहे हैं, कोई केस हो जाता है जिसके पिटिशंस चलती है, अब डोमिनेंस में कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो आपके पिटिशंस को एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, उस पर कब रिजल्ट देती है, और वो रिजल्ट आपके हक में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अब जो रेडिकल लीडर्स हैं वो इस तरीके की चीज़ों को मानते ही नहीं है, वो क्या करते हैं कि सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद के दम पे, और उसी के साथ में स्वराज, ठीक है, यानी कि स्वराज बनाना है। तो उनका जो नेशन बिल्डिंग का जो प्लान था वो क्या था, एकदम इम्पैक्टफुल था, यानी कि हमको फास्ट चाहिए और ग्रो करना है तो बहुत अच्छी तरीके से करना है, मॉडरेट सिस्टम हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है। और उसी के साथ में जब बाल गंगाधर तिलक आते हैं तो वो एक स्लोगन देते हैं, स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वो क्या कहते हैं, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसको लेकर के रहूंगा। इन 1905 लॉर्ड कर्जन पार्टीशंस बंगाल क्लेमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसेस। अब बहुत सारे जो रेडिकल लीडर्स थे वो बंगाल प्रोविंसेस थे, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो बंगाल प्रोविंसेस है, ब्रिटिशर सबसे पहले अपनी फैक्ट्रीज, अपना ट्रेड का जो पर्पस था उसको यहीं पे सेटअप करते हैं, और यहाँ पे आपके 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं प्रेजेंट के टाइम पे, जिसमें से एक आता है असम, ठीक है, वो 7 सिस्टर्स का जो भी एरिया है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो है वो 1905 के अंदर बंगाल
जो है उसको क्या करते हैं, उसका पार्टीशन कर देते हैं, यानी कि कुछ इधर और कुछ इधर, यानी कि कुछ इस साइड में और कुछ इस साइड में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बंगाली नेशनलिज्म है और ये नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी का जो प्रिंसिपल जो लोगों के दिमाग में है उनको डिवाइड कर देना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अंदर एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे वो सारे नेशनलिज्म के लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, नेशन को बनाने की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। लेकिन जब पार्टीशन के खिलाफ इनको अलग अलग कर दिया जाएगा तो ये एक सेपरेट ग्रुप हो जाएगा और ये एक सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। जब ये दोनों सेपरेट ग्रुप होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो ये थॉट है वो कहीं ना कहीं वीक होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और यही एम था 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन का। द पार्टीशन कोज नेशन वाइड एंगर एंड वाज अपोज बाय बोथ मॉडरेट एंड रेडिकल्स। ठीक है, अब जब ये पार्टिसिपेशन होता है 1905 के अंदर, तो कांग्रेस जो फॉलो कर रही थी मॉडरेट सिस्टम को, और जो रेडिकल्स थे जिनको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए था, ये दोनों मिल करके इस पार्टीशन के खिलाफ हो जाते हैं और इनके बीच में नेशन वाइड एंगर फैल जाता है, यानी कि पूरे देश के अंदर इस पार्टीशन को लेके एक गुस्सा जो है वो चालू हो जाता है। ठीक है, द प्रोटेस्ट डेवलप्ड इनटू द स्वदेशी मूवमेंट स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन बंगाल। ठीक है, अब बंगाल के अंदर क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट टाइप के जो प्रोटेस्ट होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज आप देख रहे हैं, ये स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल की इमेज है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लोग हैं, अब इनमें लोग कैसे हैं, रेडिकल्स भी हैं और मॉडरेट भी हैं। मॉडरेट यानी कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो मॉडरेट टाइप की थी, पिटिशंस प्रेयर्स की, इस टाइप के भी हैं, और रेडिकल्स भी हैं, लाइक फास्ट जो भी रिजल्ट्स हैं उनको तो फटाफट चाहिए, उस टाइप के लोग भी हैं। ठीक है, स्वदेशी प्रमोटेड बॉयकॉट। अब स्वदेशी मूवमेंट क्या था, तो वो क्या कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे। किसको बॉयकॉट कर रहे थे, जो ब्रिटिश गुड्स थे। यानी कि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में जब समझा था, जो आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, वो ब्रिटिशर्स के फैक्ट्री गुड्स या ब्रिटिशर्स जो ट्रेड के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे। तो जब इंडिया के अंदर पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री सेटअप है, तो जो गुड्स बन रहे हैं, जो सामान बन रहा है, वो भी ब्रिटिशर्स का ही होगा। ठीक है, यानी कि जो मोनोपोली है, जो डोमिनेंस है, वो ब्रिटिशर्स का होगा। नेशनल एजुकेशन एंड इंडियन एंटरप्राइजेस, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है स्वदेशी लोग जो थे, जो रिवॉल्ट कर रहे थे या जो इस एक्ट के अंदर थे, वो प्रमोट करते हैं इन सब चीज़ों को कि आप ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर देंगे। जो नेशनल एजुकेशन है या जो इंडियन एंटरप्राइजेज, यानी कि इंडिया के अंदर जो सामान है, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश गुड्स को जो है आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर कर दें अपने से। जो एजुकेशन है उसको लें और जानें कि जो नेशनलिज्म की ये प्रोसेस चल रही है, जो नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है, अलग अलग स्पीचेस के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अलग अलग सोशल और कल्चरल ग्रुप्स के थ्रू, ये जो भी आइडियोलॉजी है या जो भी नेशन बिल्डिंग की थिंकिंग है, वो आप सब तक पहुंचे। ठीक है, सम रेडिकल्स बिलीव रिवॉल्यूशनरी वायलेंस वाज नेसेसरी टू एंड ब्रिटिश रूल्स। अब रेडिकल्स यानी कि हमको पता है जिनका थॉट ये था कि हमको ये सारी प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट चाहिए। ठीक है, यानी कि वो प्रेयर्स और पिटिशंस पे बिलीव नहीं करते थे। कांग्रेस जो है वो मॉडरेट टाइप की है, वो पिटिशंस पे भी बिलीव करती है, प्रेयर्स पे भी बिलीव करती थी। ठीक है, लेकिन रेडिकल्स बिलीव क्या करते थे कि कई बार ऐसे रिवॉल्यूशनरी वायलेंस होने ज़रूरी हैं। ठीक है, यानी कि कहीं दंगा फसाद हो रहा है तो वो ठीक है, और वो ठीक इसलिए भी है कि आप इससे ब्रिटिश रूल को थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इन 1906 द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एंड सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब 1906 के अंदर क्या होता है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो होती है वो फॉर्म होती है, और उसी के साथ में जो पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको वोट करते हैं, और उसी के साथ में हमारे सामने एक और जो पार्टी है या ग्रुप है वो देखने को मिलता है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। अब ये ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे चल के पार्टीशंस के टाइम पे, जैसे कि इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, वेस्ट जो बंगाल था हमारा वो अलग हुआ, तो ये सारी चीज़ों में इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग कब सेटअप हुई थी, तो 1906 के अंदर सेटअप हुई थी। आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907, कांग्रेस क्या होती है 1907 के अंदर स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाती है, और उसी के चलते जो उनकी यूनिटी है वो 1915 के बाद में थोड़ी सी रिस्टोर होना स्टार्ट होती है। लाइक कांग्रेस पहले जो है वो एक पावरफुल ग्रुप की तरह काम कर रही है। ठीक है, 1885
के बाद से 1907 तक वो पावरफुल ग्रुप्स की तरीके से, मॉडरेट तरीके से, पिटिशंस के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के थ्रू इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1907 के अंदर कुछ स्प्लिट्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 1906 के अंदर ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो भी बन गई थी, और उसी के साथ में कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है, कुछ इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से जो स्प्लिट आता है, जो कम्युनिटी से रिलेटेड, ठीक है, या जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं, उनसे ये दोनों जो हैं वो थोड़ा सा आपस में बढ़ जाते हैं। लेकिन ये यूनिटी जो है वो 1915 के बाद में थोड़ा सा रिस्टोर्ड होना नजर आती है। और 1915 के बाद क्या होता है? लीडिंग टू द लखनऊ पैक्ट 1916 विद द मुस्लिम लीग। और 1916 के बाद जो लखनऊ पैक्ट होता है उसमें फिर से ये थोड़ा सा साथ में नेशनलिज्म का या फिर नेशन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको साथ में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब हमने समझा कि जो इंडिया है, पर्टिकुलरली इंडिया इस तरीके से है, ठीक है, और ये ऊपर नॉर्थ का पार्ट है, ये साउथ का पार्ट है, ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट का पार्ट और ये हो गया वेस्ट का पार्ट, ठीक है। अब जो भी नेशनलिज्म की प्रोसेस थी वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थी, यानी कि यहाँ पे कोई अलग ग्रुप है, यहाँ पे कोई अलग ग्रुप है, यहाँ पे कोई अलग ग्रुप है, हो सकता है यहाँ पे कोई अलग ग्रुप हो गया, बंगाल का पार्टीशंस कर दिया गया था इधर इधर, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो है ये इंटीग्रेटेड नहीं था, यूनिटी नहीं थी, डिसयूनिटी भी देखने को मिल सकती है, डिसइंटीग्रेशन भी देखने को मिल सकता है। जो आइडियोलॉजी थी वो सेम हो सकती है, ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर को पहले ही एक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा सेटल्ड कर दिया गया था कि आप इस तरीके से न्यूज़पेपर को, या न्यूज़पेपर जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं ला सकते। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई रिवॉल्ट चल रहा है तो उसकी न्यूज़ जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, और पहुँचती भी थी तो बहुत लेट हो गया था, इतने बहुत लेट हो जाता था, और उसी में जो यहाँ पे डोमिनेंस है वो ब्रिटिशर्स फिर से जमा देते थे। तो अब इन सब प्रोसेसेस के बाद 1919 का जो ईयर आता है वो ईयर ऐसा था जहाँ पे मास नेशनलिज्म देखने को मिलता है। मास नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और मास नेशनलिज्म यानी कि एक पूरी तरीके से यूनाइटेड होकर के मास नेशनलिज्म यानी कि नेशन को फ्री करवाने के लिए, नेशन को सोवरेन बनाने के लिए जो आइडिया था, जो थिंकिंग थी, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर 1919 नेशनलिज्म बिकम अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट, ट्राइबल, स्टूडेंट्स एंड विमेन्स, ठीक है। 1919 के बाद में जो मास नेशनलिज्म था, मास नेशनलिज्म यानी कि हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग फैक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पीजेंट्स। सबसे पहली स्लाइड में हमने पीजेंट्स के बारे में समझा था कि पीजेंट्स क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे, ठीक है। अब पीजेंट्स सिर्फ अगर अकेले लड़ रहे होते तो उसको मास नेशनलिज्म नहीं बोल सकते थे, लेकिन पीजेंट्स के साथ में ट्राइबल्स भी हैं जो अपनी फॉरेस्ट की लैंड को लेकर के या अपने कल्चर को लेकर के पीजेंट्स के साथ में, तो यहाँ पे दो ग्रुप हो गए। उसी के साथ में स्टूडेंट्स भी हैं और विमेंस भी हैं। विमेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। तो विमेंस जो हैं वो भी अगर इस नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ये एक स्ट्रॉन्गर फील को बताता है, ठीक है, कि विमेंस भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, उसी के साथ में पीजेंट्स भी हैं, और ये सब लोग मिल करके यूनिटी के साथ में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को ग्रो कर रहे हैं। फैक्ट्री वर्कर्स एंड बिजनेसमैन, ये चार लोगों के बाद में कौन आता है? फैक्ट्री के वर्कर्स आते हैं और बिजनेस ग्रुप्स आते हैं। क्यों करते हैं? ये भी मतलब ये भी नेशनल जो मूवमेंट था उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम समझेंगे। जो बिजनेस ग्रुप्स थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हमारी आर्मी थी, इंडिया जो था वो वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश डोमिनेंस के हिसाब से जो आर्मी भेजी जाती थी उसमें बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारी आर्मी जो थी वो इंडियंस की थी, और उन्हीं में जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स होते थे उनमें इंडिया का जो बहुत ज़्यादा कैपिटल है वो भी ज़्यादा था। तो इसी के साथ में जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट होती तो इंडियन गवर्नमेंट का वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन डोमिनेंस किसका है? ब्रिटिशर्स का है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन के लोगों के ऊपर डोमिनेट करते हुए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन सब के चलते जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे, और उनका इम्पैक्ट सोशली, कल्चरली या फाइनेंशियली जो हमारी सोसाइटी उसके किसी न किसी ग्रुप पे होता हुआ नजर आ रहा था हमको। टू मीट वॉर
कोस्ट द गवर्नमेंट रेज टैक्सेस ऑन इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ में जो वॉर है, जो लड़ाई चल रही है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि मिलिट्री के जो अलाइंसेस हैं, ठीक है, मिलिट्री में जो आर्म्स यूज़ हो रही हैं या जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं मिलिट्री के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब के चलते जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं टैक्सेस जो थे उनको बढ़ा रही थी। अब ये टैक्सेस दे कौन रहा था? टैक्सेस जो थे वो इंडियंस दे रहे थे। ठीक है, टैक्सेस कौन पे कर रहा था? इंडियंस पे कर रहे थे। और यही बहुत बड़ा रीजन था कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होंगे ही सही। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इनकम पे और बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहे थे उनके खिलाफ थी। ठीक है, और इसी का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हमको यहाँ देखने को मिलता है कि जो बिजनेस ग्रुप है, जो फैक्ट्री के वर्कर हैं, अपनी मिनिमम वेजेस को लेकर के या अपने प्रॉफिट्स को लेकर के जो थे वो कहीं ना कहीं अब इस मास नेशनलिज्म के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वार कंडीशन कोज्ड अ शार्प राइज इन प्राइसेस इंक्रीजिंग हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। अब वॉर की जो कंडीशन थी, ठीक है, वॉर की कंडीशन में क्या होता है कि जो प्राइजेस हैं, जो भी गुड्स हैं, ठीक है, उन सब की प्राइजेस के अंदर एक शार्प राइज आता है, और इन सब के चलते जो है कॉमन पीपल जो है वो कहीं ना कहीं इन कंडीशन से परेशान होकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होते हैं या फिर इस मास नेशनलिज्म के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन बिजनेसमैन ग्रुप मेड लार्ज प्रॉफिट ड्यू टू वॉर टाइम डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। अब इंडियन बिजनेसमैन ग्रुप जो थे वो उस टाइम पे अच्छा सा प्रॉफिट बना रहे थे क्योंकि जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन उसी के साथ में वॉर टाइम पे जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उनकी डिमांड तो ज़्यादा थी, प्रॉफिट भी बना रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थे थ्रू ब्रिटिशर्स। तो इन सब के चलते जो बिजनेसमैन ग्रुप था, जो आर्टिशन ग्रुप था, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो पीजेंट्स थे, जो विमेंस स्टूडेंट्स जो हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस मास नेशनलिज्म का पार्ट बनते हैं। इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड एज इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज डिक्लाइन ड्यूरिंग द वॉर। इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड एज इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्री डिक्लाइन ड्यूरिंग द वॉर। अब इंडियन के जो गुड्स बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूज में लिए जा रहे हैं, और इन ये जो भी यूज इनको किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? क्योंकि बिजनेसमैन ग्रुप जो हैं वो क्या कर रहे थे? लार्ज प्रॉफिट को बना रहे थे। लार्ज प्रॉफिट को बना रहे हैं, प्राइसेस जो हैं वो हाई हैं, डिमांड जो है गुड्स की वो बहुत ज़्यादा है, तो इन सब के चलते जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि इंडिया के अंदर तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो नहीं रही थी, तो हमको कहीं ना कहीं से इसको इम्पोर्ट करना था, और जैसे ही इम्पोर्ट होता है तो प्राइस जो होती है किसी भी गुड्स की वो राइज होना स्टार्ट हो जाती है, टैक्स जो है उस पर वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इन सब के चलते जो बिजनेसमैन ग्रुप था वो भी अब मास नेशनलिज्म का पार्ट बनता है। विलेजर्स वर फोर्स टू सप्लाई सोल्जर्स। विलेजर्स जो थे उनको सोल्जर सप्लाई करने के लिए, यानी कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे यहाँ पे डोमिनेंस किसका है? ब्रिटिशर्स का है। ठीक है, ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस है और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर के अंदर, लेकिन यहाँ पे इंडियंस जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इंडियंस जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इनके डोमिनेंस होने की वजह से जो इंडियंस हैं और यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनको फोर्स किया जाता था कि आपको जो है वो सोल्जर्स को भेजना है, और उसी के साथ में ये जो है प्रोसेस वो कहीं ना कहीं एक रिसेंटमेंट ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है वो लोगों के दिमाग में ले आती है, और इसी वजह से अब ये जो मास नेशनलिज्म था वो ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मास नेशनलिज्म में अलग अलग कैटेगरीज हैं, पीजेंट्स हैं, विमेंस हैं, आर्टिशंस हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सब लोग हैं, और इन्हीं सब के चलते वॉर के एक्सपेंडिचर्स बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसी के साथ में हम चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हायर पीक पे जा रही हैं। इन सब के साथ ही जो विलेजर्स हैं उनको फोर्स किया जा रहा है सोल्जर्स को भेजने के लिए, जिनका कोई रोल नहीं था यहाँ पे, लेकिन फिर भी डोमिनेंस उनका था, रूल उनका था, तो उस वजह से हमको हमारे सोल्जर्स भेजने पड़ रहे थे। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा कोज बनती हैं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में एक रिसेंटमेंट के तौर पे। यानी कि ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसके खिलाफ अब जो लोग हैं वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब पूरी तरीके से हम सोवरेन बने, हम एक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है, यूनाइटेड जो कंट्री है वो बने हमारी। सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम अब्रोड बिकम अवेयर ऑफ इम्पेरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। इम्पेरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशंस मीन जो ब्रिटिशर्स का रूल था और वो जो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अपने राइट्स को एक्सप्लॉयट कर रहे थे,
ठीक है, इंडियंस के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सोल्जर्स हैं वो अब्रॉड से रिटर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं और किस में पार्टिसिपेट करते हैं, मास नेशनलिज्म के अंदर। द रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करता है इंडियंस को, कैसे, विद द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल और उसी के साथ में सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसको देखते हुए 1917 के अंदर जो रशियन रिवॉल्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है इंडियंस के ऊपर कि हम भी इस तरीके से मास नेशनलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करके जो है कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को ग्रो कर सकते हैं या नेशन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो हैं वो एक तरीके से मास लीडर थे, यानी कि वो जो हैं पूरी तरीके से उनको सब लोग जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि 1919 के अंदर जो है वो नेशनल कंडीशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इन सब के चलते जब महात्मा गांधी जो है 1915 के अंदर साउथ अफ्रीका से एक बड़े से नॉन वायलेंट रिवॉल्ट, नॉन वायलेंट स्ट्रगल के बाद में जब 1915 के अंदर इंडिया में आते हैं तो क्या होता है कि अब लोगों को लगता है कि गांधी जी जो हैं या गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करेंगे इस नेशन मेकिंग बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को पूरा करने में। गांधी जी वाज ऑलरेडी इंटरनेशनली रेस्पेक्टेड फॉर अपोजिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका के अंदर जब वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में नॉन वायलेंट स्ट्रगल कर रहे थे तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस थे और इसी वजह से उनको जो है इंटरनेशनली रेस्पेक्ट मिली हुई थी, जिसकी वजह से पूरे कंट्री के अंदर या कंट्री से बाहर भी लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। हिज साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस यूनाइटेड इंडियंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन, रीजन्स एंड क्लासेस। और जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया था उसके चलते इंडिया के अंदर जो है अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रीजन के या फिर अलग अलग क्लास के जो लोग हैं वो उनको अच्छे से जानते थे और अलग अलग क्लास के, रीजन्स के या रिलीजन के लोग जो हैं वो एक तरीके से अच्छे से यूनाइट हो गए। इसके पीछे जो महात्मा गांधी हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। ही स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल प्रॉब्लम्स। अब इंडिया के अंदर बिहार में कुछ और प्रॉब्लम चल रही हैं तो नॉर्थ साउथ के अंदर कुछ और प्रॉब्लम चल रही हैं। पीजेंट्स की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल्स की कुछ और प्रॉब्लम्स है, आर्टिशंस और क्राफ्टमैन्स की कुछ और प्रॉब्लम है, साल्ट की जो मोनोपोली वो ब्रिटिशर्स के पास है तो उससे रिलेटेड लोगों की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। इन सब के चलते जो वो अपना पहला साल है जब वो 1915 के अंदर इंडिया में वापस आते हैं तो वो इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर घूम करके, इंडिया की अलग अलग टेरिटरीज के अंदर या अलग अलग प्लेसेस के अंदर घूम करके वहाँ की जो कंडीशंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ की कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक पीजेंट्स के साथ में क्या प्रॉब्लम है या पर्टिकुलरली बिहार प्रोविंसेस के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इन सब के चलते गांधी जी कुछ चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको अभी हम अच्छे से समझेंगे। हिज अर्ली मूवमेंट वर इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। तो जब वो इंडिया को ट्रैवल कर रहे थे और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे तो उनका पहला जो मूवमेंट था वो कहाँ पर था, चंपारण के अंदर, खेड़ा के अंदर और अहमदाबाद, यानी कि इन प्लेसेस से वो अपने जो नेशनल मूवमेंट है उनकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ही वर्क क्लोजली विद लीडर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पर जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी ये पार्ट थे, ठीक है। और उसी के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने इंडिया को इंटीग्रेट करने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है, उनके साथ में ये वर्क को स्टार्ट करना या जो भी ये रिवॉल्ट की प्रोसेस थी, जो भी नेशन मेकिंग के नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस थी या मास नेशनलिज्म की जो थिंकिंग थी या नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी या इंडिया को सॉवरेन बनाने की या इंडिया को आज़ाद कराने की जो प्रोसेस थी उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 1918 के अंदर क्या करते हैं, मिल वर्कर की स्ट्राइक होती है अहमदाबाद के अंदर, यानी कि 1918 में ही लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन अहमदाबाद, ठीक है। तो 1918 के अंदर जो मिल वर्कर्स थे अहमदाबाद के पर्टिकुलरली, वहाँ पे मिल वर्कर्स की कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। मिल वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस की, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस की। तो वेजेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी या मिनिमम अमाउंट जो भी वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनको अगर वेजेस नहीं मिल रहे हैं
तो उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रगल था या उससे रिलेटेड जो भी स्ट्राइक्स थी उनको 1918 के अंदर महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद में लीड करते हैं। द रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, यानी कि अब ये एक एक्ट था, ठीक है। 1919 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह जो था उसका अपोज करना स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो था वो फंडामेंटल राइट्स स्पेशली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टल करता था। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट की गवर्नमेंट, उस टाइम पे कौन था, ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपके पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपके साथ बुरा हो रहा है लेकिन आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप उनके खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रॉलेट एक्ट के थ्रू इम्पोज किया गया था और इसी के लिए जो 1919 में महात्मा गांधी जो है इनका अपोज करना स्टार्ट करते हैं। इट गिव द पुलिस एक्सटेंसिव पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल। अब यहाँ पे देखा है, हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो हैं वो एबॉलिश हो रहे हैं। तो इन सब के चलते एक और इसमें चीज़ थी, वो क्या थी कि पुलिस जो है उनको इतनी एक्सटेंसिव पावर दे रखी है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और किसी को भी बिना ट्रायल के पकड़ के ला सकते हैं या उसे जो भी है सजा डिटेन कर सकते हैं या उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट ऑफ अक्यूज्ड में हम समझते हैं कि अभी प्रेजेंट के टाइम पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो अपराधी है उसके लिए भी अपने राइट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड करता है। लेकिन उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इस एक्ट के थ्रू जो है वो एक्सटेंसिव पावर पुलिस को दे रखी थी कि वो किसी भी बेसिस पे किसी को भी अरेस्ट और किसी को भी डिटेन कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। तो ये भी महात्मा गांधी का जो अगेंस्ट था इस एक्ट के लिए, वो इस वजह से भी था। लीडर्स लाइक गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना कंडेम द एक्ट एज अ ट्रेनिकल, ठीक है। तो गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कहीं ना कहीं इस एक्ट को एक बहुत गलत तरीका मानते थे या वो ये समझते थे कि ये बहुत ही अनौपचारिक है, ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से बायस एक्ट है, यानी कि पुलिस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिशर्स का है, तो वो किसके अगेंस्ट में होगा, इंडियंस के अगेंस्ट में होगा। और इन सब के चलते पुलिस को अगर इतनी एक्सटेंसिव पावर दे रखी है कि वो विदाउट ट्रायल किसी को भी अरेस्ट और डिटेन कर सकते हैं, तो इन सब के चलते जो महात्मा गांधी है वो 1919 के अंदर रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट को लॉन्च करते हैं। गांधी कॉल्ड द एक्ट डेविलिश एंड अनजस्ट, यानी कि इस एक्ट को गांधी ने डेविलिश यानी कि शैतान का रूल जो होता है वो, या फिर अनजस्ट यानी कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा था, यानी कि ये पूरी तरीके से सही रूल नहीं है या फिर शैतान का रूल है। किसी तरीके से एक शैतान जो है वो किस तरीके से एक रूल को इम्पोज करेगा तो लोग परेशान होंगे, उस तरीके का या उस टाइप का जो रूल है वो बताया था। 6 अप्रैल 1919 was observed as a daily of heartfelt prayer and non-violent protest, ठीक है। अब गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे काम करते थे, ठीक है, वायलेंस को वो अच्छा नहीं मानते थे और इसी तरीके से 6 अप्रैल 1919 से उनके जो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट थे और उनकी जो प्रेयर्स थी, ठीक है, हड़ताल थी, वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि गांधी जी जो थे वो नेशनल मेकिंग की जो प्रोसेस थी, जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी या इंडिया को सॉवरेन बनाना है, इंडिया को पूरी तरीके से फ्री बनाना है, इन सब के लिए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्रेयर और हड़ताल, इस तरीके की जो प्रोसेसेस थी उनको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। सत्याग्रह सभा वर फॉर्म टू ऑर्गेनाइज द मूवमेंट, ठीक है। अब इन सबको इकट्ठा करने के लिए, एक पूरे ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सत्याग्रह जैसी सभा जो है वो इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है। द रॉलेट सत्याग्रह बिकम द फर्स्ट ऑल इंडियन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रूल, ठीक है। तो रॉलेट सत्याग्रह जो था, सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह सभा ऐसी थी जो मूवमेंट जो चल रहा है उन सबको ग्रुप को यूनाइट करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने की थी। लेकिन उनका प्रिंसिपल क्या था, नॉन वायलेंट हो सकता है, प्रेयर के थ्रू हमको फ्रीडम या हड़ताल के थ्रू हमको फ्रीडम, जैसे कि जो अन्न हड़ताल हो गई, ठीक है, या पानी नहीं पीने की जो हड़ताल हो गई, इस तरीके से जो प्रिंसिपल्स थे, यानी कि वायलेंस नहीं करनी है। इन सब के चलते जो है रॉलेट सत्याग्रह पहला ऐसा एक्ट या पहला ऐसा सत्याग्रह मूवमेंट था जो कि पूरे इंडिया का यूनाइटेड एक जो यूनाइटेड सत्याग्रह मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। यानी कि इससे पहले जो थे वो अलग अलग
तरीके से लोग लड़ तो रहे थे, लेकिन मास नेशनलिज्म का आइडिया आया। मास नेशनलिज्म के बाद गांधी जी का जो प्रिंसिपल्स थे वो आए, और गांधी जी के जो इंटरनेशनली फेमस होने के रीजंस की वजह से जो लोग थे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, वो सब इसमें इकट्ठे होते हैं, और उसी के साथ में इनकी जो ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर मेनली अर्बन बेस्ड, लेकिन जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन अभी तक चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा अर्बन बेस्ड थे। ठीक है, अर्बन यानी कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, यानी कि जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी तरीके से अभी लोग इस मूवमेंट के बारे में जानते थे, ये अभी तक उन तक ही पहुँचा था। जो गांव के लोग हैं या जो भी रूरल लोग हैं उन तक ये जो भी प्रोटेस्ट हैं या जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, जो भी मूवमेंट हैं, जो भी रिवॉल्ट की एक्टिविटी है, वो इतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंची थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशंस। अब ये जब चीज़ें चल रही थी तो नॉन वायलेंट तरीके से हम फ्रीडम की डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसका रेस्पॉन्ड जो है वो बहुत ब्रूटल तरीके से देती है। और उसी का एग्जाम्पल जो है वो 13 अप्रैल 1919 के अंदर हमको देखने को मिलता है, जलियांवाला बाग मैसकर के तरीके से। 13 अप्रैल यानी कि जो बैसाखी है, जो सिख लोग हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और उसी के टाइम पे जब ये एक ग्राउंड के अंदर इस तरीके से इकट्ठे होते हैं तो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है वो इनको चारों तरफ से घेर लेती है और फिर इन पे ब्रूटल तरीके से फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। और जो ये मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर के अंदर, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल होता है, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि जो ये प्रोटेस्ट था या जो ये डेमोन्स्ट्रेशंस या ये जो भी प्रोसेस थी उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा कैसा था, ब्रूटल था। और हमारा कैसा था, गांधी के जो प्रिंसिपल्स थे वो कैसे थे, नॉन वायलेंट तरीके से थे, प्रेयर्स के थ्रू या हड़ताल के थ्रू वो इन सारे डेमोन्स्ट्रेशन को फॉलो कर रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। ठीक है, नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को वो उसको वापस कर देते हैं। एंड द मूवमेंट स्ट्रेस हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इन सब के चलते जो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग जो कम्युनिटी थी उनके बीच में यूनिटी जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसी के साथ में जो खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स थे, तो खिलाफत इशू जो है वो 1920 के टाइम पीरियड में अरोज होता है, स्टार्ट होता है। यानी कि उसमें क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं जो टर्किश खलीफा थे उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी को इम्पोज कर देते हैं। यानी कि ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन रहे होंगे मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड, जो कि 1920 के अंदर ब्रिटिशर्स उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी को इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम जो हैं वो ब्रिटिशर्स के इस एक्शन के लिए उनसे अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपने खलीफा जो हैं या मुस्लिम की जो हॉली प्लेसेस हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो जाते हैं। मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो थे वो इस खिलाफत एजिटेशन या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है उनको लीड करते हुए नजर आते हैं। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी एंड कांग्रेस सपोर्टेड द मूवमेंट लिंकिंग खिलाफत पंजाब रॉन्ग्स एंड स्वराज। पंजाब के अंदर जो खराब चीजें हुई, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल, ठीक है, खिलाफत का जो मूवमेंट चल रहा था, इन सबके चलते जो गांधी जी हैं और जो कांग्रेस है जो मॉडरेट तरीके से या नॉन वायलेंस तरीके से, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे काम करते हुए इन सब चीज़ों के अंदर इनकी हेल्प करती है या इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1921-22 सॉ बॉयकट्स ऑफ स्कूल, कोर्ट्स, टाइटल, लेजिस्लेचर एंड फॉरेन गुड्स। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था 1921-22 के टाइम पीरियड में? जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो क्या कहता था कि आपको बॉयकॉट करना है, जो स्कूल्स हैं, जो कोर्ट्स हैं, जो भी टाइटल्स आपको दिए गए, टाइटल्स यानी कि जो उपाधि आपको दी गई है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी जो ब्रिटिशर्स के थ्रू उनको मिली थी। ठीक है, और उसी के साथ में जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में किसका डोमिनेंस है? ब्रिटिशर्स का है। और उसी के साथ में जो फॉरेन गुड्स हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री है जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग या ब्रिटिशर्स के डोमिनेंस पे, उन सब चीज़ों का आपको बॉयकॉट करना है, स्वराज को बनाना है। और उसी के साथ में जो भी इंडियन गुड्स हैं उनको अडॉप्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि इंडियन गुड्स को आप अडॉप्ट करेंगे तो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इन सब चीज़ों में इंडियंस को हेल्प होगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस रिवॉल्ट में, इस मूवमेंट में, इस नेशनलिज्म के प्रिंसिपल पे या मास नेशनलिज्म के प्रिंसिपल पे या नेशन मेकिंग के प्रिंसिपल पे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है पीपल्स के क्या इनिशिएटिव्स रहे। ठीक है, तो पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल थ्रू नॉन वायलेंट एंड लोकलाइज मूवमेंट। पीपल जो थे वो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और साथ ही जो मूवमेंट्स चल रहे थे इंडिया के अंदर उनके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं। इन खेड़ा गुजरात पीजेंट प्रोटेस्ट पीसफुली अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो गांधी जी जब इंडिया आए थे तो उन्होंने एक साल इंडिया के अलग अलग जगहों को घूम करके देखा था कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसी टाइम पे जो खेड़ा गुजरात का एरिया है वहाँ पे जो पीजेंट्स हैं वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके लिए? हाई लैंड रेवेन्यू के लिए। यानी कि उनसे जो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर जो हाई लैंड रेवेन्यू लिया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू, उसको कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए खेड़ा गुजरात के अंदर पीजेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आंध्रा और तमिलनाडु के अंदर पीपल जो हैं वो लीकर शॉप्स को सराउंड कर लेते हैं, लीकर शॉप्स को घेर लेते हैं और वहां पे वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट सत्याग्रह वर हेल्ड बाय ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स अगेंस्ट फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शंस। फॉरेस्ट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, फॉरेस्ट की बाउंड्रीज के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। फॉरेस्ट के अंदर से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक्सपोर्ट होती थी, ट्रेड के पर्पज से ब्रिटिशर्स को हेल्प करती थी, या ब्रिटिशर्स का जो डोमिनेंस फॉरेस्ट के ऊपर भी था उनके लिए जो ट्राइबल्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, ये सब लोग जो हैं वो फॉरेस्ट सत्याग्रह के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग जगह पे पीपल अपने अलग अलग इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। मैनी विलेजर्स बिलीव गांधी राज एंड स्वराज वर अबाउट टू कम। तो बहुत सारे इन सब इनिशिएटिव्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को लगता था कि अब जो गांधी राज है, गांधी राज यानी कि एक तो इंडिया पूरी तरीके से फ्री होने वाला है, या जो नॉन वायलेंट तरीके से गांधी जी इन सब के खिलाफ लड़ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं गांधी राज जो है या फिर जो स्वराज है, पूर्ण स्वराज जो है वो अब जल्दी हमको मिलने वाला है। इन सिंध एंड बंगाल द खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन अलायंसेस स्ट्रेंथन यूनिटी। ठीक है, सिंध और बंगाल के अंदर जो खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, कल्चर ग्रुप्स को एक तरीके से यूनाइट करने का काम करता है। उसी के साथ में जो पंजाब का रीजन था वहाँ पे सिख अकाली जो मेंबर्स थे वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रिटिशर्स जो महंत को सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। असम के अंदर जो टी गार्डन वर्कर्स थे वो अपने हायर वेजेस के लिए और गांधी जी से इंस्पायर्ड होकर अपनी जो हायर वेजेस है उनके लिए डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टी की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर होती है और यहाँ पे एक स्टेट आता है असम। ठीक है, तो यहाँ पे हायर वेजेस की डिमांड जो थी, हायर वेजेस की, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए अगर उनको पर्टिकुलरली वेजेस नहीं मिल रहे हैं या मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं तो उनकी जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं असम के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, द पीपल्स महात्मा। Many people view Gandhi as a Masiha who could end poverty and suffering। तो बहुत सारे लोग अब गांधी जी को एक पर्टिकुलर अपने तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं, वो उनको मसीहा समझते हैं और कहीं ना कहीं वो उनकी पॉवर्टी और उनकी जो सफरिंग है इस नेशनल मूवमेंट को कम करने की, उनको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे। गांधी जी एम फॉर क्लास यूनिटी नॉट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, गांधी जी का जो एम था वो क्लास यूनिटी थे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स की यूनिटी था, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे जो लोगों के बीच में डिसयूनिटी थी या ये जो कंसेप्ट था उसको खत्म करके यूनिटी का एक जो प्रोसेस है उसको इम्पोज करना था, ना कि सोशल ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट करना। पीजेंट बिलीव ही वुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम जमींदार्स एंड रिड्यूस ऑपरेशंस। ठीक है, पीजेंट्स जो थे वो क्या बिलीव कर रहे थे कि पीजेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स थी, हाई लैंड रेवेन्यू जो टैक्सेस थे। ठीक है, उसी के साथ में जो जमींदारी सिस्टम उनके ऊपर अपना एक डोमिनेंस जमाता था उन सारी सिस्टम को खत्म करेंगे। ये सारी जो होप्स थी वो गांधी जी से लोगों की थी। पीपल ऑफन क्रेडिटेड गांधी जी फॉर देयर ऑन सक्सेसेस लाइक स्टॉपिंग एविक्शन। सम ग्रुप्स यूज गांधी नेम फॉर एक्शन दैट डिड नॉट फॉलो हिज प्रिंसिपल। बहुत सारे लोग जो थे वो उनके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते थे। उनका प्रिंसिपल क्या था? नॉन वायलेंस, प्रेयर, इस तरीके से जो फ्रीडम था उसको लेना था। लेकिन बहुत सारे लोग इनका यूज़ नहीं करते थे लेकिन फिर भी गांधी जी को फॉलो करते थे और इसी के थ्रू अलग अलग क्लास यूनिटी के, अलग अलग कल्चर यूनिटी के, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स थे या अलग अलग रीजन्स के जो लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं यूनाइट होते हुए एक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को ग्रो करते हैं। या कहीं ना कहीं जो गांधी जी है उनका इम्पैक्ट इन लोगों पे अलग अलग तरीके से होता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, द हैपनिंग ऑफ 1922
1929। ठीक है, 1922-29 इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि 1922 फरवरी में जो गांधी जी हैं वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म कर देते हैं? क्योंकि उस टाइम पे चोरा चोरी जो इंसिडेंट है वो इम्पोज होना या वो इंट्रोड्यूस होता है हमारे सामने। और चोरा चोरी में क्या होता है, जो पीजेंट्स हैं वो पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन में अभी पुलिस कौन होगा, जो ब्रिटिशर्स आर्मी के ब्रिटिशर्स जो हैं वो होंगे। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और वहाँ पे उसको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे 22 पुलिसमैन जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। और ये जो है वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए गांधी जी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि उनका जो तरीका था वो नॉन वायलेंट का था। इस तरीके से आग लगा देना या लोगों को मार देना उनके प्रिंसिपल्स पे नहीं आता था। गांधी जी अपोज्ड वायलेंस, गांधी जी जो थे वो वायलेंस को अपोज करते थे और उनका प्रिंसिपल नॉन वायलेंस का था। इवन व्हेन इट फॉलोड पुलिस रिप्रेशंस, ठीक है, यानी कि पुलिस जो है वो बहुत ब्रूटल तरीके से भी इंट्रोड्यूस होती थी कई बार लोगों के सामने, लेकिन फिर भी जो उनका प्रिंसिपल था, गांधी का जो प्रिंसिपल था वो कैसा था, हमेशा नॉन वायलेंस ही रहा। उन्होंने वायलेंस का कभी सपोर्ट नहीं किया था। और जब नॉन वायलेंस का सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी वायलेंस की कंडीशन यहाँ पे सामने आती है, तो 1922 के अंदर चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जैसा जो गांधी जी ने एक मूवमेंट चला रखा था वो उसको बंद कर देते हैं। आफ्टर 1922 गांधी फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क इन रूरल्स एरिया। 1922 के बाद अब तक ये जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अर्बन इम्पोज थे, लेकिन अब ये जो है वो गांधी जी के थ्रू कंस्ट्रक्टिव वर्क रूरल एरियाज के अंदर होना स्टार्ट हो गया था। यानी कि ये जो भी अपने प्रिंसिपल्स हैं उनको रूरल एरियाज के अंदर जो लोग हैं उन तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, लीडर्स लाइक CR दास एंड मोतीलाल नेहरू सपोर्टेड काउंसिल्स एंट्री टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो काउंसिल्स की एंट्री और जो पॉलिसीज, इन्फ्लुएंस पॉलिसीज जो थी, ठीक है, इस तरीके की नेशनलिज्म की जो पॉलिसीज जो थी जिनको फ्री करना है, ठीक है, नेशन मेकिंग की जो प्रोसेस थी उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे थे। उसी के साथ में मिड 1920 तक RSS और कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया की वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, यानी कि अभी तक कोई इलेक्शंस तो होते नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो एक जो पार्टी, एक जो बड़ा सोशल ग्रुप है वो कहीं ना कहीं फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था कम्युनिस्ट पार्टी के तरीके से, RSS के तरीके से मिड 1920s के टाइम पे। और उसी के टाइम पे भगत सिंह जो हैं वो एक बहुत अच्छे रिवॉल्यूशनरी या बहुत एक्टिव रिवॉल्यूशनरी के तौर पे हमारे सामने आते हैं उस पीरियड में। भगत सिंह का नाम हम सब ने सुना हुआ है। इन 1929 कांग्रेस अडॉप्ट द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज अंडर जवाहरलाल नेहरू। 1929 एक पर्टिकुलर ईयर ऐसा आता है जब जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, जिनके अंडर में कांग्रेस जो थी, जिनका आइडियोलॉजी या जिनका प्रिंसिपल मॉडरेट था, वो क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज के कंसेप्ट को फॉलो करना या अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, द मार्च टू दांडी। In 1930 गांधी लॉन्च द साल्ट मार्च टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। ठीक है, यानी कि पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए, पूरी तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए 1930 का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे गांधी जी साल्ट मार्च जो है उसको लॉन्च करते हैं। और ये साल्ट लॉ जो था वो ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली थी ओवर साल्ट प्रोडक्शन एंड सेल, यानी कि साल्ट का प्रोडक्शन जो हो रहा था और सॉल्ट को जो सेल किया जा रहा था उसके ऊपर मोनोपोली थी, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, जिसको खत्म करने के लिए गांधी जी इस मिशन को इम्पोज करते हैं, लॉन्च करते हैं। गांधी कॉल्ड द सॉल्ट टैक्स अनजस्ट एज सॉल्ट वॉज बेसिक नेसेसिटी। सॉल्ट जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, सब लोगों की ज़रूरत है, और इसके ऊपर इस तरीके से मोनोपोली रखना कि आप ही उसको सेल कर सकते हैं और आप ही उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अनजस्ट है। तो गांधी जी जो थे वो इसके खिलाफ थे। द मार्च लिंक्ड नेशनल फ्रीडम विद द कॉमन पीपल ग्रीवेंसेस। और इन्हीं सब के चलते जो नेशनल फ्रीडम की अप्रोच थी, जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इनके साथ में जुड़ते हैं और सपोर्ट करते हैं गांधी के प्रिंसिपल्स को। और 1930 में जो ये दांडी मार्च थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज को लेने के लिए, फ्री करवाने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, वो कहीं ना कहीं और आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है हमको। गांधी मार्च 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू दांडी टू ब्रेक द लॉ। ठीक है, इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी 240 मील साबरमती से दांडी तक का जो एरिया है वहां पे वॉक करते हैं
और उसी के साथ में उनमें कौन कौन शामिल होता है, पीजेंट्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, विमेंस होती हैं और बहुत अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स भी होते हैं जो इस मूवमेंट को एक्टिवली ज्वाइन करते हैं। यानी कि जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे, जिसमें पीजेंट्स भी थे, ट्राइबल्स भी थे, विमेंस भी थी, बिजनेस ग्रुप्स भी थे, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं? जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है वो सभी लोगों में है। नेशन जो है उसको बहुत अच्छे से फ्री करना है, ब्रिटिशर्स रूल को एंड करना है, सोवरेन कंट्री बनाना है। द ब्रिटिशर्स रेस्पॉन्ड विद रिप्रेशन एंड मास अरेस्ट ऑफ सत्याग्रही। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं डोमिनेंस के अंदर है, उनकी आर्मी है अपनी, ठीक है, तो वो इसका जवाब जो है बहुत ब्रूटल तरीके से देते हैं और उसी के साथ में बहुत सारे सत्याग्रही जो होते हैं, उस मूवमेंट के बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको अरेस्ट करके इस मूवमेंट को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करते हैं। द मूवमेंट लेड टू पॉलिटिकल गेन्स इंक्लूडिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 एंड कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1937। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा लोगों की समझ में आना स्टार्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल गेन इस मूवमेंट से लोगों को मिलता है। और इसी के साथ में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है 1935 के अंदर और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनती है 1937 के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा जो आंसर है, बहुत बड़ा जो रिजल्ट है वो हमारे सामने होता है। ठीक है, क्विट इंडिया एंड लेटर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी कि इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947। इससे कुछ साल पहले वर्ल्ड वॉर जो था वो खत्म होता है। और जब ये पीरियड चल रहा था वर्ल्ड वॉर का, तो गांधी जी क्या करते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पूरी तरीके से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको लॉन्च करते हैं। ही डिमांड द ब्रिटिश लीव इंडिया इमीडिएटली एंड गेव द स्लोगन डू और डाई। तो उनकी क्या डिमांड थी? ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इंडिया से बाहर हो जाएं और इसके लिए उन्होंने डू और डाई, करो या मरो का जो स्लोगन था। डू और डाई का स्लोगन कौन देता है? महात्मा गांधी, आपको याद रखना है। डू और डाई का जो स्लोगन था वो देते हैं। कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, बट द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? कांग्रेस के लीडर्स। कांग्रेस के लीडर्स 1937 के अंदर अपनी गवर्नमेंट, अपना एक सोशल ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन इन सब के चलते ब्रिटिशर्स का जो रिप्रेशन था, ब्रिटिशर्स का जो ब्रूटल तरीका था, उन सब के चलते वो कांग्रेस लीडर को अरेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर पूरी तरीके से स्प्रेड हो गया था। ठीक है, कौन सा मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, पीजेंट्स एंड यूथ प्लेड अ मेजर रोल्स अटैकिंग सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। ब्रिटिशर्स की जो भी अथॉरिटी थी, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से वो चला रहे थे, जो भी उनके घर वगैरह थे, इन तरीके की जो भी ब्रिटिश अथॉरिटी थी, वहाँ पे जो यूथ है और जो पीजेंट्स हैं, यानी कि जो फार्मर्स ग्रुप है और जो यूथ है इंडिया का, वो क्या करता है? एक मेजर रोल को प्ले करता है और वो क्या करता है? अटैक कर देता है ब्रिटिशर्स की जितनी भी अथॉरिटी थी, या जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का जो भी अथॉरिटी पे ब्रिटिशर्स का सिंबल दिखे उस पर अटैक कर देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, यूथ ने और पीजेंट ने। डिस्पाइट ब्रूटल रिप्रेशन द मूवमेंट वीकेंड ब्रिटिश रूल एंड हेस्टेंड इंडिपेंडेंस। लेकिन इन सब के चलते जो ब्रिटिशर्स का ब्रूटल रिप्रेशन था, ब्रूटल तरीका था इन सबको खत्म करने का, वो जो है वो मूवमेंट को कहीं ना कहीं वीक कर देता है। ब्रिटिश रूल जो है वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे डगमगा गया था, लेकिन अभी भी हमको इंडिपेंडेंस जो है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाई थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो लोग हैं वो इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कि इस ब्रूटल रिप्रेशन का पार्ट बने थे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कंडीशंस जो हैं वो हमारे सामने आती हैं स्टोरी के थ्रू या हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के बाद में 1947 के एक पर्टिकुलर ईयर में हमको इंडिपेंडेंस मिलती है। ठीक है, टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशंस। अब मुस्लिम लीग बनी थी, हमने समझा था कांग्रेस जो है मॉडरेट तरीके से बना रही है। 1937 के अंदर कांग्रेस अपना एक सोशल ग्रुप और अपनी अच्छी गवर्नमेंट को बनाने की पूरी प्रोसेस में है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी का चल रहा है, पीजेंट्स जो हैं, यूथ जो हैं, विमेन जो हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें अच्छे से सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग जो है वो अपने इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करती है, इंडिपेंडेंट स्टेट की। मुस्लिम लीग जो पहले बन गई थी, हमने अभी पढ़ा था, फॉर मुस्लिम इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्ट यानी कि अगर ये इंडिया है तो ईस्ट वाले पार्ट में, और ईस्टर्न इंडिया यानी कि ईस्ट वाले पार्ट में। तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट जो बांग्लादेश है अभी, वो 1971 के अंदर बांग्लादेश बना है, उससे पहले पाकिस्तान ही था और ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, और ये वाला जो है पीओके पाकिस्तान।
ठीक है, यानी कि ये अब अलग अलग पार्टीशन की डिमांड कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं 1940 के टाइम पीरियड में। ठीक है, रिजोल्यूशन डिड नॉट इनिशियली मेंशन पाकिस्तान और पार्टीशन। तो ये जो रिजोल्यूशन लेकर के आए थे कि पार्टीशन का, उसमें सीधे तरीके से मेंशन नहीं किया गया था कि हमको पाकिस्तान चाहिए या हमको पार्टीशन चाहिए, हम कोई सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं उस रिजोल्यूशन के अंदर लिखा गया था। लेकिन जो लीग थी उनका क्या था कि जो मुस्लिम थे वो अपना सेपरेट नेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि जो हिंदूज हैं वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी के अंदर हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के अंदर हैं। तो इन सब के चलते जो है वो अपना रिजोल्यूशन लेकर के आते हैं। कौन लेकर के आता है? मुस्लिम लीग लेकर के आती है। लेकिन उसमें साफ साफ पार्टीशन की या पाकिस्तान की एक अलग सेपरेट स्टेट की डिमांड को नहीं लिखा गया था। कम्युनल टेंशन ऑफ द 1920-30 इन्फ्लुएंस दिस थिंकिंग। 1920s और 30s के टाइम पीरियड में जो कम्युनल टेंशन हुई थी, जो दो कम्युनिटी के बीच में आइडियोलॉजी को लेकर के, दो कम्युनिटी के बीच में जो कहीं ना कहीं ये टेंशन ग्रो करी थी, वो कहीं ना कहीं इस इन्फ्लुएंस की या इस थिंकिंग के पीछे पूरी प्रोसेस थी। यानी कि हमको जो पार्टीशन है या मुस्लिम्स जो हैं उनको अलग रखना है, हिंदूज को अलग रखना है, या मुस्लिम का अलग जो हमारा नेशन होना चाहिए, हिंदूज का अलग होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं 1920 और 30 के टाइम पे जो कम्युनल टेंशन थी उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट था। 1937 के अंदर जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए कन्विंस द लीग दैट मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी। और 1937 के अंदर जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं लगता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया के अंदर फिलहाल जो उस टाइम का इंडिया था उस टाइम पे कहीं ना कहीं माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड थी। द लीग फेड मुस्लिम वुड बी पॉलिटिकली स्लाइडेंट इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। अब ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा डोमिनेंस कम हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आए जिसकी वजह से अब इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पास में है। लेकिन अब मुस्लिम लीग की जो डिमांड है वो क्या थी, या उनकी जो थिंकिंग थी 1920 और 30s के टाइम पीरियड के बाद, वो क्या थी कि उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो पॉलिटिकली साइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था कि वो माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर है, और माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर जब डेमोक्रेटिक तरीका आएगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स जो हैं उनके ऊपर जो मेजोरिटी ग्रुप है उनका डोमिनेंस हो सकता है। इस वजह से कांग्रेस जो है वो कांग्रेस रिफ्यूजल टू फॉर्म अ जॉइंट गवर्नमेंट इन 1937 यूपी एंगर्ड द लीग। और एक तरीका या एक रीजन ये भी हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो जॉइंट गवर्नमेंट के यूपी के अंदर 1937 के अंदर जो जॉइंट गवर्नमेंट का इनका जो प्रोसेस था उसको रिफ्यूज कर देती है, और ये जो है वो कहीं ना कहीं इस लीग को एंगर कर देता है। यानी कि लीग का जो था वो क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के साथ में बनाई जाए यूपी के अंदर 1937 के अंदर। लेकिन जब कांग्रेस इस जॉइंट वेंचर को या जॉइंट गवर्नमेंट मेकिंग की प्रोसेस को रिफ्यूज कर देती है तो कहीं ना कहीं लीग जो है वो थोड़ा सा सेपरेट फील करना स्टार्ट कर देती है। Congress failed to mobilize Muslim masses effectively in 1930s. The League expanded its support when Congress leaders were jailed in 1940s. 1945 talk between the British Congress and League failed. ठीक है, तो अब जो है वो प्रोसेस किसकी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो लीग है, मुस्लिम लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग जो है उसी के साथ में एक और पार्टी जो डोमिनेंस में है कांग्रेस, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक सेटअप को बिल्डअप किया गया। और इस सेटअप का थ्रू क्या था कि जैसे कांग्रेस है उसी के साथ में जॉइंट गवर्नमेंट का जो मुस्लिम लीग का ऑफर था, ठीक है, उसको या प्रपोजल जो था उसको कहीं ना कहीं रिफ्यूज कर देना। ठीक है, उसके बाद में जो मुस्लिम्स थे उनको लग रहा था कि वो माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी हैं ऐसा उनको लगना स्टार्ट हो गया था। 1920s और 30s के टाइम पीरियड में जो कम्युनल टेंशन ग्रो करना स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से ये सारे जो पार्टीशंस या जो इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, जो अलग अलग सेपरेट कंट्रीज बनती हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रेज होना स्टार्ट हो गए थे। द लीग क्लेम टू बी सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम विच कांग्रेस रिजेक्टेड। लीग क्या कर रही थी कि मुस्लिम्स के सोल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्लेम कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि कांग्रेस जो है वो उस टाइम पे डोमिनेंस पे है। कांग्रेस का जो ग्रुप है, जो अपनी गवर्नमेंट का ग्रुप है, कम्युनिस्ट पार्टी टाइप का जो ग्रुप है, वो बहुत बड़ा था और उस टाइम पे वो इस तरीके से माइनॉरिटी ग्रुप को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को या रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करती हुई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से एक थिंकिंग ये भी आती है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प नहीं कर रही है, या आगे हो सकता है कि जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में डेमोक्रेटिक इंडिया बनाएगी जहाँ पे लोगों के पास पावर है, तो लोग जो है वो मुस्लिम लीग का सपोर्ट नहीं करेंगे, या मुस्लिम्स जो अभी माइनॉरिटीज़ के अंदर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। ठीक है, 1946 के इलेक्शन में द लीग वॉन मोस्ट मुस्लिम रिजर्व सीट्स। 1946 के अंदर जो इलेक्शंस थे उसके अंदर जो लीग है वो मोस्ट मुस्लिम रिजर्व सीट्स जो होती है वहां से इलेक्शंस को जीतती है। द कैबिनेट मिशन 1946 प्रपोज द यूनाइटेड इंडिया विथ ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम्स एरिया। Failure of the plan made partition inevitable. Partition in 1947 caused massive violence, displacement, and led to certain creation of Pakistan, mixing independence with tragedy. ठीक है, यानी कि अब क्या होता है 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना स्टार्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अलग अलग लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बॉम्बे प्रोविंसेस से लोग आ रहे हैं, बंगाल प्रोविंसेस से लोग आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अलग अलग तरीके से जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट करने से भी मना कर देती है और उनके पास भी अपनी कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं। 1946 के इलेक्शंस के बाद उनके पास भी अपनी पर्टिकुलर एक सीट्स का कोटा होता है। इन सब के चलते कम्युनल जो थॉट्स थे, जो थिंकिंग थी, वो कहीं ना कहीं अब डिसएग्री वाली प्रोसेस पे आ गई थी और उसी के साथ में, ठीक है, एक मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप का, या मेजोरिटी ग्रुप का जो डोमिनेंस है या माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं स्लाइड इन हो जाएगा। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्टीशन को प्रपोज करती हैं और जो फेलियर है प्लान का वो कहीं ना कहीं हमको दिखता हुआ नजर आता है। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तो इस तरीके का एक ह्यूज क्राउड आपको देखने को मिलता है और इस ह्यूज क्राउड के अंदर आपको मैसिव वायलेंस भी देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है, और फिर लास्टली पाकिस्तान बनता है। और प्रेजेंट के टाइम पे भी पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं ये हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि लोग जो हैं वो अलग अलग बढ़ जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी वाइज बढ़ जाते हैं। तो कम्युनल थिंकिंग जो है, जो आइडियोलॉजी है, जो रिलीजन है वो बढ़ता है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ये कहीं ना कहीं फिर इंडिपेंडेंस को ट्रेजेडी के साथ में मिक्स कर देता है। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर था द मेकिंग ऑफ नेशन, ठीक है, उसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेड के पर्पज से आए थे और ट्रेड के पर्पज के बाद जब उनका डोमिनेंस सेटअप होता है, डोमिनेंस सेटअप होने के बाद किस तरीके से लोग जो हैं वो अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग एक्ट, बहुत ज़्यादा टैक्स सिस्टम की वजह से या हाई रेवेन्यू की वजह से या ज़बरदस्ती जो है सोल्जर्स की मिलिट्री के अंदर एंट्री होने की वजह से अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, आर्टिशंस जो हैं, क्राफ्ट्समैन जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होते हैं और इन सब के चलते उनके दिमाग में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी आती है। कांग्रेस की जो मॉडरेट थिंकिंग थी उसको हमने समझा, जो रेडिकल थिंकिंग के लोग थे उनको हमने समझा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के जो स्लोगन थे उनके बारे में समझा और उसी के साथ में गांधी जी का जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन सब के बीच में उसको समझा। मुस्लिम लीग जो एक टाइम पे कांग्रेस के साथ सपोर्ट करके हिंदू मुस्लिम जो एक तरीके से यूनाइट होके पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे नेशनल बिल्डिंग की प्रोसेस में, उन सब के बाद किस तरीके से पार्टीशन की प्रोसेस आती है और पार्टीशन की प्रोसेस में क्या क्या कॉजेज होते हैं और क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, इन सबको आज की क्लास में हमने अच्छे से समझा। तो ये थी आपकी क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।